हेलो बच्चों। हमारा स्कोर मोर सीरीज में मॉडर्न फिजिक्स में हम कहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बच्चों करेंगे एटम। एटम को कंप्लीटली हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एक पॉइंट बारीकी से डिस्कस होगा, एक एक कैलकुलेशन वहाँ पर आपको समझाई जाएगी बहुत अच्छे से। उसको आप ध्यान से देखिए और जो पीडीएफ है हैंड रिटन नोट्स की उसको आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बच्चों, नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स विच इज एटम। बच्चों, एटम के बारे में बहुत लोगों ने अपने विचार रखे, बहुत सारे मॉडल्स आए, कई साइंटिस्टों ने अपने थॉट्स रखे जो, लेकिन मेन मॉडल्स हैं वो तीन मॉडल हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, उसके बाद रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, उसके बाद बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इन तीनों को हमें डिटेल में पढ़ना है। मेनली बेसिकली हमें बोहर मॉडल को डिटेल में पढ़ना होता है और अभी तक टिल नाउ इसी को हम बेस अपना बेसिक मानते हुए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जे थॉमसन मॉडल में जे थॉमसन साहब ने बताया कि जो एटम है उन्होंने वाटरमेलन से कंपेयर किया कि एटम में पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, एंड जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड हैं। क्लियर है एकदम। और उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 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 जो है वो इस तरीके से अरेंज है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वो बैलेंस हो रहा है किससे? अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। क्लियर बच्चों, देखिए लिखा भी हुआ है, ही सजेस्ट दैट द एटम इज पॉसिबली चार्ज स्फीयर विद यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द स्फीयर लाइक सीड्स इन द वाटरमेलन। दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल और प्लम पडिंग मॉडल। क्लियर है। Electrons are arranged in such a manner that their mutual repulsion is balanced by their attraction of positive charge. This model successfully explained the chemical reaction, radioactivity decay, and also explained why only electrons are emitted when metal is heated, not positively charged particles. Clear है बच्चों? But इसकी कुछ drawbacks रही बच्चों, इसकी कुछ drawbacks रही, उसकी कुछ drawbacks रही। वो drawback ये थी, he could not able to explain the spectral lines observed in the spectra emitted by the hydrogen and other atoms. आपको पता ही है एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में, ये हम डिटेल में बात करेंगे भी, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। he could not explain the scattering of alpha particles by the thin metal foil. जो रदरफोर्ड साहब का जो एक्सपेरिमेंट था वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए और उनका ये मॉडल फेल साबित हुआ, उनका ये मॉडल फेल रहा। उसके बाद बच्चों आए रदरफोर्ड साहब, उन्होंने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करी और एक न्यूक्लियर मॉडल दिया एटम का, और काफ़ी हद तक वो एक्सेप्टेबल हुआ, लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक्स रहे जिसके चलते वो मॉडल भी रिजेक्ट रहा। लेकिन यही इसी मॉडल ने एक बेसिक आइडिया दिया था बच्चों। हम पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझ लेते हैं बच्चों। देखिए, एक सोर्स लिया उन्होंने, अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स लिया, मतलब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, जिन्हें उन्होंने लिया था बिस्मथ को। ये लेड ब्रिक्स है बच्चों, दीवार ऐसे समझो। क्लियर है, लेड ब्रिक्स हैं, यहाँ से रेडिएशन सारे में जा रही होंगी, लेकिन ये जो ब्रिक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन को ही अलाउ कराएगी। क्लियर है। ये बच्चों एक थिन फॉइल है गोल्ड की, बहुत ही ज़्यादा थिन है। इसकी थिकनेस इतनी है, देखिए 10⁻⁸ मीटर इसकी थिकनेस इतनी है। हम मान के चलेंगे कि ये इतनी थिन फिल्म है बच्चों, ये इतनी थिन फिल्म है कि हर एक पर ऐसे मान के चलेंगे, यहाँ पर एक एटम, यहाँ पर एक एटम, यहाँ पर एक एटम, यहाँ पर एक एटम, इतनी ज़्यादा थिन बनाई गई है। यहाँ पर बच्चों एक डिटेक्टर, यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई गई है, जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन होती है, और ये डिटेक्टर है बच्चों, ये डिटेक्ट करता है अल्फा रेडिएशंस को। अब क्या क्या देखा गया बच्चों कि मोस्ट ऑफ द जो रेडिएशंस हैं वो सीधा निकल गई, बिना डेविएट हुए सीधा निकल गई। कुछ डेविएट हुई स्लाइटली, और बहुत ही कम, ऐसे समझो 10,000 में से एक बाउंस बैक कर गई, रिबाउंड कर गई। क्लियर है बच्चों, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? अब इसी के बेसिस पर उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस दी बच्चों, इसी के बेसिस पर बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस दी। वो क्या थी, एक एक करके हम पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासिस अनडेविएटेड थ्रू द गोल्ड फॉइल। फ्रॉम दिस ही कंक्लूड दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। इंपॉर्टेंट वन, उन्होंने बताया कि यार मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज जो हैं वो बिना डेविएट हुए सीधे पास कर गई। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी।
Very few alpha particles deviated more than 90 degrees. From this, he concluded that a very massive and positively charged object is concentrated at the center of the atom, and he named it as nucleus. So the entire mass and the entire positive charge is concentrated at the nucleus of the atom. Yes. His experiment suggests that the size of the nucleus is about 10 की power minus 15 मीटर. इम्पैक्ट पैरामीटर से ये कैलकुलेशन की गई थी और उन्होंने बताया कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 की पावर माइनस 15 मीटर. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था इनका. लाइक प्लेनेटरी मोशन बच्चों, लाइक प्लेनेटरी मोशन सन के चारों ओर जो है सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, ये उन्होंने बताया. और ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है बच्चों. ये ग्राफ प्लॉट किया उन्होंने, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल वर्सेस स्कैटरिंग एंगल. और उन्होंने देखा कि जब स्कैटरिंग एंगल कम है, लगभग 0 है, उस केस में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बहुत ज़्यादा है. और जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है अल्फा पार्टिकल्स कम होते जा रहे हैं. और जैसे जैसे एंगल 180 को अप्रोच करेगा, 90 से एक्सीड करेगा, ये अल्फा पार्टिकल ना के बराबर रह जाएंगे बच्चों. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी है? अब बच्चों यहाँ सर एक यहीं से एक कैलकुलेशन की जाती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ये क्या है बच्चों? मान लो एक न्यूक्लियस है हमारे पास, एक एटम का न्यूक्लियस है, उससे इनफाइनाइट दूरी पर, इनफाइनाइट मतलब कि इन दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है, इनफाइनाइट दूरी पर एक अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया जा रहा है न्यूक्लियस के पास विद सम वेलोसिटी v. अब देखो जब ये थ्रो कर रहे हैं तो क्योंकि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. अब जब रिपेल करेंगे इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी घटेगी और घट करके 0 भी हो जाएगी. और ये एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर आकर के रुक जाएंगे. तो वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमें निकालना था और आप समझ पा रहे हैं वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकलेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से. द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस दैट टू चार्ज पार्टिकल कैन गेट टू ईच अदर ड्यूरिंग कोलिजन. We will apply law of conservation of energy. इनिशियल टोटल एनर्जी बराबर फाइनल टोटल एनर्जी. इनिशियल में टोटल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ क्या होगी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल. इस पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल. और फाइनल में क्या होगी बच्चों? मान लो अल्फा पार्टिकल यहाँ तक आ गया, फाइनल में किसी तरह की कोई काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं. और क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू चार्जेस विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R. न्यूक्लियस पर चार्ज है ZE, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है 2E. तो सिंपली इन दोनों को इक्वेट करा दीजिए और यहाँ से R0 निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ ZE M and V and you will get the result. That's the distance of closest approach. न्यूमेरिकल में कभी बार पूछ लेता है बच्चों. क्लैरिटी है एकदम, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है. नाउ रदरफोर्ड साहब की बच्चों कुछ ड्रॉबैक्स रही. पहली ड्रॉबैक रही बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ एटम. उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं. अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है दैट मीन्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स. नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. और क्योंकि ये चक्कर लगा रहा है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है एसिलरेटिंग है. और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एसिलरेटिंग है, जब ये मॉडल दिया गया उस टाइम तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आ चुकी थी. तो किसी ने एक ऑब्जेक्शन क्रिएट किया, जब इलेक्ट्रॉन एसिलरेट कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन एसिलरेट कर रहा है बच्चों, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा होगा. दैट मीन्स उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है. दैट मीन्स अगर उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है तो वो धीरे 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 स्पाइरल करता हुआ न्यूक्लियस के अंदर घुस जाना चाहिए. दैट मीन्स सबसे बड़ा सवाल तो स्टेबिलिटी पर आ गया बच्चों. देखिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एसिलेटिंग चार्जेस emit radiations in the form of electromagnetic waves. So according to that, energy of oscillating charge continuously decreasing, and the electron would be spiral inward and falls into the nucleus. So the Rutherford could not be able to explain the stability of atom. वो समझा ही नहीं पाए, वो स्टेबिलिटी को समझा ही नहीं पाए बच्चों. और दूसरा बच्चों, क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये क्या नाम है एनर्जी रिलीज करेगा वैसे वैसे इसका रेडियस घटना चाहिए. दैट मीन्स इसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा सब कुछ चेंज होनी चाहिए. दैट मीन्स ये एक स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस
कंटिन्यूस वेवलेंथ का एक स्पेक्ट्रम इसको शो करना चाहिए, लेकिन ये कैसा स्पेक्ट्रम शो करता है बच्चों? डिस्क्रीट लाइंस, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ। तो वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। According to classical electromagnetic wave theory, frequency of the radiation emitted by the revolving electron is equal to the frequency of revolution. Yes. As the electron spiral inward, its angular velocity and frequency would change continuously, and hence it would emit a continuous spectrum of radiation. देखिए, continuous spectrum of radiation उसको emit करना चाहिए था, लेकिन वो करता है कैसा? Line spectrum observed instead of continuous one. So he could not explain the line spectrum shown by the atom. ये दो मेजर ड्रॉबैक रहे इस मॉडल के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट्स वाई बच्चों ये ड्रॉबैक को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और उसके बाद आए बच्चों बोहर साहब, बहुत ज़बरदस्त बोहर साहब आए और उन्होंने एक मॉडल दिया, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। अभी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम क्या है बच्चों? ध्यान रखना, जो बोहर मॉडल है बच्चों वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है बच्चों, मतलब न्यूक्लियस के जो चारों ओर है वो बस एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाना चाहिए। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन को वो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के साथ वो डील नहीं कर पाए। जैसे हाइड्रोजन की बात करूँ तो बच्चों हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अगर मान लो मैं बात करूँ हीलियम की तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हाँ अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकाल दूँ, आयनाइज कर दूँ, दैट मीन्स He+ कर दूँ, तब हम उसमें सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लिथियम की बात करूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, दैट मीन्स लिथियम 2+ के लिए ये सब वैलिड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट्स वाई बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। बात समझ में आ रही है बच्चों? बोहर साहब ही थे जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी। उन्होंने कहा कि खाली क्लासिकल मैकेनिक्स से, उन्होंने ये नहीं कहा नहीं क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई, उन्होंने कहा कि खाली क्लासिकल मैकेनिक्स से यू कैन नॉट एक्सप्लेन द फिजिक्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स की फिजिक्स को खाली क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। यू नीड वन मोर एरा ऑफ फिजिक्स एंड दैट एरा इज क्वांटम मैकेनिक्स। और यहीं से ही शुरुआत हुई बच्चों क्वांटम फिजिक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स। उन्होंने बच्चों 3 पोस्टुलेट दिए, ये 3 पोस्टुलेट बोर्ड में आ भी जाते हैं, इनको आपको ध्यान रखना ही होगा। और इन 3 पोस्टुलेट के बेसिस पे हम कुछ कैलकुलेशन भी करेंगे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त। और ये 3 पोस्टुलेट क्या थे बच्चों? पहला पोस्टुलेट उन्होंने दिया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, वो चक्कर लगाते हैं बच्चों सम सर्टेन एनर्जी लेवल, एनर्जी स्टेट्स विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। मतलब कि उन्होंने बताया कि जिन एनर्जी शेल्स में वो चक्कर लगाते हैं उनकी एनर्जी होती है फिक्स एनर्जी शेल्स में वो चक्कर लगाते हैं, एंड दे आर नोन एज स्टेशनरी स्टेट ऑफ एटम। देखिए लिखा भी है, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन स्टेबल एनर्जी ऑर्बिट्स विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस ईच एटम हैज सर्टेन डेफिनेट स्टेबल एनर्जी स्टेट इन विच इलेक्ट्रॉन revolve and each state has definite total energy. We will calculate that total energy also बच्चों, and these are known as stationary state of atom. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? ना बच्चों सेकंड पोस्टुलेट जो है वो ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से कहीं पर भी जाकर रिवॉल्व करने लग जाएगा, नहीं। जो इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलर फिक्स एनर्जी स्टेट में जाकर ही रिवॉल्व करेगा, और वो उस स्टेट में जाकर रिवॉल्व करेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम mvr वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के बराबर होगा। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। So electron revolve around the nucleus only in those orbits for which the angular momentum is some integral multiple of h/2π। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर हम आगे की कैलकुलेशन भी करेंगे। नाउ इलेक्ट्रॉन might make a transition from one of its higher non-radiant energy orbit to another lower energy orbit. During this transition, a photon is emitted having energy equal to the energy difference between initial and final state. बिल्कुल ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करेगा, और ड्यूरिंग दिस वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी हम इस सिंपल सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाल सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों?
नाउ वी विल डू बच्चों, वी विल डू द कैलकुलेशन ऑफ radius, velocity and total energy of electron orbiting around the nucleus in hydrogen like atom. ऑल्दो बच्चों हमारे सिलेबस में जो है वो हाइड्रोजन एटम के लिए है, लेकिन वी विल डू फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम. फॉर हाइड्रोजन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ जेड बराबर 1. क्लियर बच्चों. मान लो बच्चों मैं किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का एक एटम ले लेता हूँ. मान लो एटॉमिक नंबर इसका जेड है, तो उसके न्यूक्लियस पर जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो कितना होगा, जेड ई. क्लियर है. मान लो यहाँ से आर एन डिस्टेंस की दूरी पर, आर एन डिस्टेंस की दूरी पर मतलब nth एनर्जी स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज है ई और जिसका मास है एम, वो रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी वी एम. हमें आर एन वी एन निकालना है और साथ साथ निकालना है टोटल एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिटल, nth एनर्जी ऑर्बिटल. क्लियर बच्चों. Rn is the radius of nth energy orbital in which electron is orbiting. Vn is the velocity of electron in that energy shell. M is the mass of electron. Ze is the charge of the nucleus of that atom. क्लियर बच्चों. अब इसकी कैलकुलेशन के लिए बच्चों हम क्लासिकल मैकेनिक्स भी यूज़ करेंगे और साथ साथ हम क्वांटम मैकेनिक्स भी यूज़ करेंगे. बोर पोस्टुलेट. बोर साहब का दूसरा सिद्धांत क्या है बच्चों, इस एनर्जी शेल में, इस nth एनर्जी शेल में इसका एंगुलर मोमेंटम विच इज एम वी एन आर एन, वो किसके बराबर होगा बच्चों, NH ओवर 2 पाई. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है. और क्लासिकल फिजिक्स क्या लगेगी यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. दैट मीन्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द electrostatic attraction. That means 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2, that means ZE upon में Rn square will be equals to m v square by r. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है. क्लियर है बच्चों. अब देखो, अब क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो हम यहाँ से वी एन की वैल्यू निकाल सकते हैं. यहाँ से वी एन क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से वी एन क्या आ जाएगा, NH ओवर 2 पाई इंटू 1/m इंटू आर एन. थर्ड इक्वेशन बना ली. ठीक. अब बच्चों यहाँ से देखो एक आर एन से एक आर एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूँगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, देखो सिंपली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन में आर एन बराबर, ZE स्क्वायर अपॉन में आर एन बराबर m VN स्क्वायर. अब बच्चों हमें मान लो आर एन निकालना है तो सिंपल है बच्चों, यहाँ से VN की वैल्यू उठाओ और यहाँ पर पुट कर दो. VN क्या है बच्चों, NH ओवर 2 पाई इंटू 1/RN. ठीक. VN का स्क्वायर यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो सिंपली क्या बन जाएगा, ये सिंपली ये क्या बन जाएगा, नीचे कर देता हूँ मैं, सिंपली ये क्या बन जाएगा, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन में RN बराबर m इंटू VN स्क्वायर यहाँ से पुट करेंगे बच्चों तो देख लो क्या आएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर इंटू 1/m स्क्वायर RN स्क्वायर. ठीक. जो कुछ कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर दो बच्चों, 4 से 4 कैंसिल, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, 1 m से 1 m कैंसिल और 1 RN से 1 RN कैंसिल. क्लियर है बच्चों. अब देखो यहाँ से RN निकालूंगा, इस RN को यहाँ ले जाओ और ये बाकी सारी टर्म इधर, ये एप्सिलॉन नॉट इधर, तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से सिंपली RN बराबर ये RN इधर, ये एप्सिलॉन नॉट इधर भेज दो और ये ZE स्क्वायर इधर भेज दो. तो देखो n स्क्वायर बाहर निकाल दो और ये वाला Z यहाँ चला जाएगा नीचे, तो क्या बन गया बच्चों, सिंपली h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में पाई m E स्क्वायर. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m E स्क्वायर. ये बन गया बच्चों Rn. ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया Rn का. अब देखो बच्चों h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m E स्क्वायर ये सब कांस्टेंट है. दैट मीन्स h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई
एम ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको नया नाम दे देते हैं बच्चों, लेट्स से ए नॉट। इसी को बोलते हैं बच्चों बोहर रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? बोहर रेडियस। और बच्चों देखो सब कुछ कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट पाई एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। जब आप इसमें वैल्यू पुट कर देते हो बच्चों तो ये रिजल्ट आता है, इसको आप ध्यान रखना, 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों, आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड। अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो सिंपली जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 1। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर हाइड्रोजन एटम सिंपली जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो सिंपली बच्चों आर एन क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंपली आर एन क्या हो जाएगा? ये ए नॉट डाल देता हूँ यहाँ पर, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर। क्लियर है एकदम? दैट मीन्स आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। जैसे जैसे एन और एन क्या होगा बच्चों? 1 2 3 4 5। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एन इज द nth एनर्जी शेल। क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से हमने निकाल लिया। अब बच्चों देखो वी एन निकाल सकता हूँ, तो चुपचाप बच्चों यहाँ से वी एन में, इस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में आर एन की वैल्यू पुट कर दो। वी एन क्या आया है यहाँ से बच्चों? देखो वी एन क्या आया है यहाँ से? सिंपली एन एच ओवर 2 पाई इंटू 1 बाय एम इंटू आर एन। 1 बाय आर एन की वैल्यू यहाँ से उठा करके पुट कर दो बच्चों, देखो क्या आ जाएगा? एन एच ओवर 2 पाई इंटू 1 बाय एम इंटू 1 बाय आर एन। इसको इन्वर्स करके यहाँ पे पुट कर दो, इसको इन्वर्स करके यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा बच्चों? सिंपली जेड पाई एम ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। एन और एच में कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, ये प्लैंक्स कांस्टेंट वाला एच है, ये एन है। अब जो भी चीज़ कट रही है उसको काट दो, एक एन से एक एन कैंसिल आउट, मास से मास कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट बच्चों, एक एच से एक एच कैंसिल आउट हो गया, दैट्स ऑल। तो सिंपली वी एन क्या आ गया बच्चों? सिंपली वी एन क्या आ गया? जेड बाय एन ई स्क्वायर, जेड बाय एम ई स्क्वायर अपॉन में एच एप्सिलॉन नॉट। सिंपली वी एन ये आ गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? ओह सॉरी, 2 इज देयर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अगेन देखिए अंदर की टर्म सारी की सारी कांस्टेंट है, और हमने यहाँ से देख लिया वी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन। वी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन। क्लियर है? अगेन फॉर हाइड्रोजन एटम जेड की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1। सो वी एन क्या आ जाएगा? सिंपली 1 बाय एन ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट। पहले हम जनरल कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, जनरल कैलकुलेशन, और उसके बाद हम हाइड्रोजन एटम के लिए करते जा रहे हैं। तो हमने आर एन निकाल लिया बच्चों और वेलोसिटी निकाल ली। अब उसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी है बच्चों एनर्जी की, और ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है बच्चों। अब देखो बच्चों कौन कौन सी एनर्जी होगी, आप खुद सोचो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी होगी बच्चों। एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी होगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चों, Q1 Q2 बाय आर। क्लियर है? तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी में। कैलकुलेशन ऑफ टोटल एनर्जी इन nth एनर्जी शेल। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे बच्चों, Kn वो क्या होगा? हाफ एम वी एन स्क्वायर। नाउ सिंपली पुट द वैल्यू, हाफ इंटू एम इंटू वी एन स्क्वायर बच्चों। सिंपली हम वी एन स्क्वायर निकालेंगे, अभी भी हमने कैलकुलेशन करी है। वी एन की कैलकुलेशन क्या आई है बच्चों? जेड बाय एन। वी एन की कैलकुलेशन यहाँ पर पुट कर दो बच्चों, जेड बाय एन ई स्क्वायर अपॉन में 2h एप्सिलॉन नॉट, 2h एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। तो सिंपली क्या आ जाएगा बच्चों? 1/2 इंटू एम इंटू जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन में एन स्क्वायर इंटू 4h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों? सिंपली जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर अपॉन में एम ई की पावर 4
8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। देखिए अगेन ये जो ब्रैकेट में मैं बंद करता हूँ ये सब कांस्टेंट है, ये सब क्या है बच्चों, कांस्टेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब बच्चों पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे UN, वो क्या होगी बच्चों, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 Q2 क्या होगा बच्चों, यहाँ पर सिंपली देखिए, यहाँ पर Q1 Q2 क्या होगा, एक तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस विच इज़ ZE और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -E। क्लियर है एकदम, समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ZE -E अपॉन में Rn। अब बच्चों Rn की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे हम, Rn की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। क्लियर है, अब हमें पता ही है Rn यहाँ से हम पुट कर देंगे। देखिए मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, सिंपली हमें यहाँ से उठानी है Rn की वैल्यू। मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ Rn की वैल्यू क्या आई है, n² Z h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन πm/e²। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, और बोर्ड में आ जाती हैं ये कैलकुलेशन। ठीक, तो सिंपली यहाँ से 1/Rn क्या आ जाएगा, इसको इन्वर्स कर दो, Z/n² πm/e² अपॉन h² एप्सिलॉन नॉट। अब सिंपली इसको उठा करके मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा बच्चों, सिंपली 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ZE² इंटू 1/Rn पे Z/n² πm/e² अपॉन h² एप्सिलॉन नॉट। कुछ कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल कर दीजिए बच्चों, पाई से पाई कैंसिल, बस और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो क्या बन गया बच्चों, ये सिंपली क्या बन गया, ये -Z²/n² m/4 अपॉन में 4h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये बन गया बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? अब हमें क्या निकालना है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी के लिए क्या होता है बच्चों, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट पेज पर इसके एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं सिंपली। तो सिंपली En क्या आ जाएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी वो कितनी है, Z²/n² ब्रैकेट में me⁴ अपॉन में 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बच्चों माइनस में है, बस यहाँ 8 की जगह 4 है, देख लीजिए। तो सिंपली क्या आ जाएगा, -Z²/n² me⁴ 4h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस आएगा, -Z²/n² me⁴ 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों, एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी इन nth एनर्जी शेल। अब बच्चों जो मैंने ब्रैकेट में डाला हुआ है देखो, ये सारा का सारा कांस्टेंट है, और जब आप इसकी वैल्यू पुट करते हो तो बच्चों ये आएगा -Z²/n² एज इट इज़, ये आएगा बच्चों 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अब बच्चों आपको पता ही है हमें एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देनी है, और आपको पता ही है क्या होगा रिलेशन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कन्वर्जन करेंगे तो बच्चों En आ जाएगा, और ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, -Z²/n² 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है बच्चों। और सिंपली हम बोल सकते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, जैसे सभी के लिए कैलकुलेशन करी है, Z=1, तो सिंपली En कितना आ गया, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दैट्स द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ nth एनर्जी शेल। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बोर्ड में आ जाते हैं। तो सिंपल, अगर आपने देखा होगा हमने सिंपल कैलकुलेशन करी है बच्चों, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन से हमने सारे के सारे रिजल्ट यहाँ पर कंक्लूड कर लिए हैं। क्या आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, क्लियर हैं?
बच्चों ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है, ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है टोटल एनर्जी के साथ, नेगेटिव साइन विद टोटल एनर्जी, ये हमें बता रहा है, ये हमें कंक्लूड कर रहा है, द सिस्टम इज कंक्लूड दैट द सिस्टम इज बाउंड, सिस्टम बाउंड है, यस, सिस्टम इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विद द न्यूक्लियस, दैट मीन्स you have to supply that much amount of energy to eject out electron from that nth energy shell to infinity. बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एटम को बाहर निकालने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों एकदम? हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों एनर्जी लेवल्स की तरफ, न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाऊंगा चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे आपको डील करना है। देखिए बच्चों सिंपल है, एनर्जी का एक्सप्रेशन ये आया, और फॉर हाइड्रोजन एटम Z बराबर 1, En बराबर -13/6 बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे होती चली जाएगी। दिस इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और एनर्जी शेल और एनर्जी स्टेट्स। क्लियर है? E1 की बात करूं तो यहाँ पे 1 डाल देंगे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स इस वाले एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और बच्चों वही होती है लीस्ट एनर्जी। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंड स्टेट। n बराबर 1 को हम बोलते हैं बच्चों ग्राउंड स्टेट, क्योंकि इसी में टोटल एनर्जी जो है लीस्ट होगी इलेक्ट्रॉन की। E बराबर 2, n बराबर 2 में E2 निकालेंगे तो वो आएगा बच्चों सिंपली -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इस वाले एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी होगी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज़ ग्रेटर देन E1। और कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यू कैन कैलकुलेट द डिफरेंस ऑल्सो, दिस माइनस दिस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सिमिलरली E3 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और देखिए इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप घट गया। दैट्स वाई जो इसको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होती है, फर्स्ट का गैप ज़्यादा, सेकंड का कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और n=1 को बोलते हैं बच्चों ग्राउंड स्टेट, और उससे ऊपर जितनी भी स्टेट्स होती हैं उनको बोलते हैं बच्चों एक्साइटेड स्टेट, हायर एनर्जी लेवल्स। क्लियर बच्चों? और ऐसे करते करते E इन्फिनिटी पे हो जाएगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्सिमम एनर्जी। और देखिए वी सॉ दैट एज द n इंक्रीजेस एनर्जी इंक्रीजेस, सो एनर्जी इज लीस्ट इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल विच इज क्लोज टू द न्यूक्लियस विद एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। Here electron possesses the minimum energy and it moves upward, and as it moves upward, if it moves upward, energy increases. If the electron jump from its lower energy state to higher energy state, some energy is required which is equals to the energy difference between those energy level. Yes, and this is also known as atomic excitation. Yes, that means अगर मान लो कोई आपसे पूछ ले कि मुझे इलेक्ट्रॉन को n बराबर 1 से n बराबर 2 में भेजना है, तो इतनी एनर्जी आपको उसको सप्लाई करनी पड़ेगी बच्चों। ये सिग्निफिकेंस है इस डायग्राम का। और मान लो कोई पूछ ले कि 1 से डायरेक्ट 3 में भेजना है, तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी बच्चों, दिस प्लस दिस, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी। कोई पूछ ले n=2 से n=3 भेजना है, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। n=2 से n=4 पे भेजना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दिस प्लस दिस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और उल्टा भी है, जब वो अपने हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो वो रेडिएशंस निकालेगा और वो एनर्जी रिलीज करेगा, जिसकी एनर्जी कितनी होगी? यही सेम। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे अभी हम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ बच्चों इसके बाद है वही सब समझाया हुआ है। एज इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, it releases some energy in the form of radiations whose energy is equals to the energy difference between those energy level, and this is known as de-excitation। सिंपल है। अब बच्चों एक चीज टर्म समझाई हुई है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी आप किसी की भी निकाल सकते हो। आयोनाइजेशन एनर्जी सिंपली क्या होती है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से बिल्कुल बाहर करने में, इन्फिनिटी तक भेजने में जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसी को बोलते हैं बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी। कैसे निकालते हैं? सिंपली E इन्फिनिटी माइनस E1। हाइड्रोजन एटम की बात करूँ तो E इन्फिनिटी 0 -13.6 विच इज़ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी है? अब बच्चों हम बढ़ते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम की तरफ। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम
बिल्कुल सिंपल है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों? जब भी इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो वो कुछ रेडिएशंस रिलीज करता है बच्चों। और जब वो रेडिएशन रिलीज करता है तो जब उन रेडिएशंस को हम किसी स्क्रीन पर, डार्क बैकग्राउंड स्क्रीन पर शो करते हैं या फिर उसको डार्क बैकग्राउंड स्क्रीन पर उसको उतारते हैं तो हमें इस तरीके के स्पेक्ट्रम मिलते हैं, लाइंस मिलती हैं बच्चों, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज की। उन्हीं को बोलते हैं बच्चों एटॉमिक स्पेक्ट्रम। So in the atom, whenever there is a transition of electron from its higher energy state to lower energy state, then it releases radiation in the form of photon of a particular frequency or wavelength. These radiations consist of bright lines on dark background. This spectrum emitted by atom is known as atomic spectrum. दो तरीके के होते हैं बच्चों, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। जो अभी भी मैंने बताया वो होता है एमिशन स्पेक्ट्रम बच्चों, एमिट करता है एमिशन स्पेक्ट्रम बच्चों। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बच्चों, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा? बिल्कुल सेम है, बस उसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वो अपने लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा। जैसे कि एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या है? इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, स्पॉन्टेनियस, अपने आप होगा। releases radiation in the form of photon. Electron make a transition from its lower energy state to higher energy state. इसमें lower से higher में जाएगा तो अपने आप तो होगा नहीं, you have to supply some energy. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। अब बच्चों देखिए, सिंपल सा फंडा है। बोर साहब के तीसरे सिद्धांत पर हम चलते हैं। बोर साहब ने हमें बताया था बच्चों, जब भी इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिट करेगा, अपनी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांसफ़र होगा, जंप होगा, तो वो कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा। और वो एनर्जी रिलीज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और उसकी एनर्जी एच न्यू किसके बराबर होगा? ई इनिशियल माइनस सिंपली ई फाइनल। अपने हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिट करेगा, सो एनर्जी डिफरेंस जो भी होगा हाई से लो में, उसी पर्टिकुलर एनर्जी की रेडिएशंस वो रिलीज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एच न्यू इज गिवन बाय ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। क्लियर है? नाउ वी नो दैट फॉर हाइड्रोजन एटम ई एन कितना होता है बच्चों? माइनस एम ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। ये कहाँ से आया बच्चों? ये जो कैलकुलेशन हमने करी थी, ये जो कैलकुलेशन हमने करी हुई है बच्चों, ये जो टोटल एनर्जी की हमने कैलकुलेशन करी है यहाँ, देखिए यहाँ से आया है सिंपली। देखिए सेम एक्सप्रेशन है ये, देख लीजिए ये सेम एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक दिस, सेम एक्सप्रेशन है ई का, ई एन का, देखिए सेम एक्सप्रेशन है। बस यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या ले ली गई है? 1। यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या ले ली गई है बच्चों? 1। तो सिंपल है। अब ई इनिशियल क्या होगा बच्चों? सिंपली सब कुछ तो कांस्टेंट है, देखिए मास भी ई 8 ये सब चेंज नहीं होगा, बस एन की जगह एन इनिशियल और ई फाइनल में एन की जगह एन फाइनल। अब उठा करके ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो सिंपली बच्चों देखिए क्या आ जाएगा? एच न्यू बराबर, ये तो कांस्टेंट है, ये साइड टर्म कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो सिंपली बच जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस एन फाइनल स्क्वायर माइनस एन इनिशियल स्क्वायर। और बच्चों न्यू को लिख सकते हैं सी बाय लैम्डा। तो देखो यहाँ से एच सी इधर चला जाएगा, तो अगेन बच्चों ये जो ब्रैकेट में बचा है सारा का सारा देखो कांस्टेंट हो जाएगा, और इस कांस्टेंट का नया नाम पड़ा बच्चों रेडबर्ग कांस्टेंट। और इसमें जो वैल्यू पुट करते हैं तो बच्चों आती है 1.03 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइन ऑफ एवरी स्पेक्ट्रल सीरीज। अब हम हर सीरीज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या मतलब है बच्चों? देखिए अब इसी के बेसिस पे बच्चों 3-4 सीरीज हमें दी गई थी, लेमन सीरीज, बाल्मर पार्शियल ब्रैकेट पी फंड सीरीज। अभी हम इसको सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, ये तो हमने कैलकुलेशन से निकाल लिया है, लेकिन एक साइंटिस्ट थे बाल्मर साहब, उन्होंने ये एम्पेरिकल फॉर्मूला भी दे दिया था, ये बिना किसी प्रूफ के एम्पेरिकल फॉर्मूला भी दे दिया था। क्लियर है? एन फाइनल क्या है बच्चों? फाइनल एनर्जी स्टेट्स, वो जहाँ से कूद करके जहाँ पर जंप करेगा। और एन इनिशियल क्या है? एन इनिशियल क्या है? वही उसके ऊपर के हाई एनर्जी स्टेट्स। क्लियर है बच्चों? नाउ 5 स्पेक्ट्रल सीरीज, ये स्पेक्ट्रल सीरीज है बच्चों, ये जो मैंने यहाँ पर बना रखी हैं ये स्पेक्ट्रल सीरीज है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है अगर अपने हायर एनर्जी स्टेट से एन इज इक्वल्स टू 1 में जंप करता है, मतलब 2 से 1 में, 3 से 1 में, 4 से 1 में, 5 से 1 में, जब इस तरीके की जंपिंग करता है, जब इस तरीके की जंपिंग करेगा बच्चों,
तो उसको बोलते हैं लेमान सीरीज। क्लियर है? जब भी वो n इज इक्वल्स टू अपने हायर से, मतलब इनिशियली वो 2 तक जाएगा, तो उसको बोलते हैं बच्चों बाल्मर सीरीज। इस तरीके की कुछ सीरीज होती हैं। सो 5 तरह की स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज बच्चों अपने को पढ़नी है, सभी को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब 5 में से सबसे पहली है बच्चों लेमन सीरीज। ये क्या है? दिस सीरीज कंसिस्ट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन विच आर एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू n इज इक्वल्स टू 1। जब भी इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी स्टेट से n इज इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6 से n इज इक्वल्स टू 1 में जंप करेगा, मतलब इस तरीके की सिचुएशन बनाएगा, अपने हायर एनर्जी स्टेट से n इज इक्वल्स टू 1 में जंप करेगा, तो जो वेवलेंथ आपको मिलेगी बच्चों वो होगी लेमन सीरीज़ की। और ये जो रेंज होती है, इसकी जो रेंज होती है बच्चों, वो गिरती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में जाकर के गिर के। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला 1/λ बराबर R 1/nf² माइनस 1/ni²। तो फाइनल बच्चों क्या होगा 1, nf बराबर 1 और इनिशियल उससे ऊपर के सारे। ऐसी बाल्मर सीरीज़ में वो अपने हायर एनर्जी स्टेट से n इज इक्वल टू 2 में जंप करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये विजिबल रीजन में लाई करता है, दैट मीन्स NF यहाँ पर 2 होगा और NI उससे ऊपर के सारे होंगे 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। ऐसे ही बच्चों पार्शियल सीरीज, उसमें अपने हायर एनर्जी स्टेट से कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा बच्चों? n इज इक्वल्स टू 3 में। ये भी इंफ्रारेड में लाई करती है। ब्रैकेट सीरीज़ में हायर से n इज इक्वल्स टू 4 और पीफन सीरीज़ में हायर से n इज इक्वल्स टू 5 में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? चलिए बच्चों, इसका एक लास्ट टॉपिक और हम देख लेते हैं, डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोह्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन विच इज़ एंगुलर मोमेंटम बराबर NH/2π। चलिए उससे पहले बच्चों हमें 11th का एक कंसेप्ट जानना होगा स्टैंडिंग वेव का। वो हम एक बार देख लेते हैं बच्चों। मान लो अपनी एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है L और ये दोनों साइड से फिक्स है, दैट मीन्स यहाँ पर और यहाँ पर हमेशा क्या बनेंगे? नोड। मान लो मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर देता हूँ, इसमें वेव जनरेट करता हूँ। तो मान लो एक इंसिडेंट वेव यहाँ से जाएगी और उसकी रिफ्लेक्टेड वेव टकरा करके सुपर इम्पोज होगी और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो क्या बनाएंगे बच्चों? ये इन सबसे मिलकर क्या बनाएंगे? ये एक स्टैंडिंग वेव, इस तरीके से लाइक दिस। इसी को बोलते हैं स्टैंडिंग वेव बच्चों। और इसकी कंडीशन क्या होती है? स्टैंडिंग वेव की कंडीशन क्या होती है बच्चों? जल्दी बोलो। स्टैंडिंग वेव की कंडीशन क्या होती है? L, अपना L वो किसके बराबर होता है बच्चों? L किसके बराबर होता है यहाँ पर? जल्दी बोलो।